नमस्ते दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 5G असल में कैसे काम करता है और ये क्यों मायने रखता है। अक्सर 5G की बात सुनते ही दिमाग में सिर्फ स्पीड आती है, फास्टर डाउनलोड्स, स्मूदर स्ट्रीमिंग। लेकिन ये सिर्फ एक स्पीड अपग्रेड नहीं है। ये मोबाइल नेटवर्क्स को फंडामेंटली री इमेजिन करने जैसा है। बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि 5G शायद ये तय कर सकता है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार ब्रेक लगाने में 1 इंच पहले रोके या 1 इंच बाद में, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिवनेस की कहानी है, ये कैपेसिटी की कहानी है। इसमें आप देखें तो नई फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, एडवांस्ड एंटीना टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे मैसिव मीमो और बीम फॉर्मिंग, और एक बिल्कुल नया नेटवर्क आर्किटेक्चर भी है जैसे कि नेटवर्क स्लाइसिंग और एज कंप्यूटिंग। ये सब मिलकर 4G के मुकाबले ड्रास्टिक लो लेटेंसी देते हैं, कई गुना ज़्यादा कैपेसिटी, और हाँ, पीक स्पीड्स तो 100 गुना तक ज़्यादा हो सकती हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इसी टेक्नोलॉजी की नींव को, मतलब इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। रियल वर्ल्ड में इसके क्या इम्प्लीकेशंस है और हमारे बढ़ते हुए कनेक्टेड फ्यूचर के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए इसे खोलते हैं। 5G की बुनियाद क्या है? सबसे पहले स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। सुना है इसमें अलग-अलग बैंड्स होते हैं? हाँ, और इन बैंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका 5G एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये काफ़ी हद तक इसी पर डिपेंड करता है। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं। पहला है लो बैंड स्पेक्ट्रम, जो 600 से 900 मेगाहर्ट्ज रेंज में आता है। इसकी खासियत है वाइड कवरेज, बिल्कुल 4G LTE जैसा। ये बिल्डिंग्स के अंदर आसानी से पहुंचता है और रूरल एरियाज को कवर करने के लिए बेस्ट है। अच्छा, तो ये तो कवरेज के लिए हुआ, मतलब 4G जैसा ही। स्पीड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता होगा फिर? स्पीड में हाँ, आमतौर पर एक मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट ही होता है, कह सकते हैं लगभग 30 से 250 Mbps तक। लेकिन इसका मेन रोल है नेशन वाइड कवरेज का बेस बनाना। ये स्पेक्ट्रम सबसे दूर तक सिग्नल भेजता है, पर डेटा कैरिंग कैपेसिटीज की सबसे कम है। इसीलिए शायद शुरू में जब ऑपरेटर्स ने इसे 5G नेशन वाइड कहा, तो कई लोगों को लगा कि ये तो 4G जैसा ही है। हाँ, ये हुआ था। फिर आता है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। ये रफली 2.5 से 6 गीगाहर्ट्ज तक होता है। इसमें सी बैंड, जो करीब 3.5 गीगाहर्ट्ज का है, वो काफी अहम है। ये कवरेज और कैपेसिटी के बीच एक तरह का स्वीट स्पॉट है। स्पीड यहाँ 100 से 900 Mbps या कभी-कभी 1 Gbps तक भी जा सकती है, और कवरेज एरिया भी डिसेंट होता है, मतलब एक टावर से कुछ मीलों तक। ज्यादातर लोगों को 5G के असली फायदे, जो 4G से सिग्निफिकेंटली बेटर हैं, वो इसी बैंड में महसूस होते हैं। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। ओके, ये हुई गोल्डीलॉक्स जोन की बात। लेकिन वो जो हम सुनते हैं सुपर फास्ट मल्टी गीगाबिट स्पीड्स, वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं हाई बैंड स्पेक्ट्रम से, जिसे मिलीमीटर वेव या MM वेव भी कहते हैं। ये 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। यहाँ स्पीड्स 1 Gbps से 4 Gbps और थ्योरेटिकल पीक्स तो 10 Gbps तक भी जा सकती हैं। ये परफॉर्मेंस में वाकई क्रांति ला देता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं और वो काफ़ी सीरियस हैं। जैसे कि? सुना ये दीवारों के आर पार नहीं जा पाता। हाँ बिल्कुल, इसकी रेंज बहुत कम होती है, सिर्फ कुछ 100 मीटर। और ये दीवारों, खिड़कियों, यहाँ तक कि बारिश, पेड़ के पत्तों और इंसान के हाथ या शरीर से भी ब्लॉक हो जाता है। ओह, तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसीलिए MM वेव जो है वो घनी शहरी जगहों, स्टेडियम्स, एयरपोर्ट्स जैसी जगहों के लिए सबसे अच्छा है, जहाँ बहुत छोटी जगह में बहुत हाई कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका वाइड स्प्रेड कवरेज देना बहुत मुश्किल और महंगा है। समझ गई। तो मतलब हर बैंड का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। अच्छा, अब ये एडवांस्ड एंटीना टेक्नोलॉजीज क्या है? मैसिव मीमो और बीम फॉर्मिंग, ये सुनने में काफ़ी टेक्निकल लगते हैं। हाँ, इसे आसान बनाते हैं। देखिए, पुराने 4G टावर्स सिग्नल को हर दिशा में फैलाते थे, जैसे एक बल्ब रोशनी फैलाता है। इससे एनर्जी वेस्ट होती थी और इंटरफेरेंस भी बढ़ता था। 5G इस्तेमाल करता है मैसिव माइमो। माइमो मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसका मतलब है कि बेस स्टेशन पर लगे एंटीना एरेज में बहुत सारे छोटे छोटे एंटीना एलिमेंट्स होते हैं, 64, 128 या 256 भी, जबकि 4G में आमतौर पर 4 से 8 ही होते थे। अरे वाह, इतने सारे एंटीना! इससे बिजली की खपत पर असर नहीं पड़ता? वो एक चैलेंज है, बिल्कुल, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन इतने सारे एंटीना का फायदा ये है कि बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी मुमकिन हो जाती है। मैसिव माइमो एंटीना सिग्नल की फोकस बीम्स
आप सोचिए जैसे स्पॉटलाइट्स होती हैं, वो सीधे स्पेसिफिक यूजर डिवाइसेस की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, बजाय हर तरफ फैलाने के। और ये सिस्टम मूविंग यूजर्स को ट्रैक भी कर सकता है। स्पॉटलाइट वाली एनालॉजी अच्छी थी। तो इससे फायदा क्या हुआ? सिग्नल बेहतर, इंटरफेरेंस कम? एग्जैक्टली सिग्नल क्वालिटी इंप्रूव होती है, इंटरफेरेंस कम होता है, और एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक साथ मल्टीपल यूजर्स को सर्व किया जा सकता है। इसे स्पेशियल मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। एमएम वेव जैसी हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए तो बीम फॉर्मिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके सिग्नल नेचुरली वीक होते हैं और आसानी से ब्लॉक हो जाते हैं। गॉट इट। अच्छा, अब ये नेटवर्क स्लाइसिंग क्या चीज़ है? ये भी सुनने में काफ़ी रेवोल्यूशनरी लगता है। ये शायद 5G का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव आर्किटेक्चरल इनोवेशन है। नेटवर्क स्लाइसिंग बेसिकली एक ही फिजिकल 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर मल्टीपल वर्चुअल एंड टू एंड लॉजिकल नेटवर्क्स बनाने की कैपेबिलिटी है। हर स्लाइस को स्पेसिफिक ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। एक ही नेटवर्क पर अलग-अलग वर्चुअल नेटवर्क, ये कैसे काम करता है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए एक स्लाइस बनाया जा सकता है ऑटोनॉमस व्हीकल्स के लिए। इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब 1 से 5 मिलीसेकंड और हाई रिलायबिलिटी को प्रायोरिटी दी जाए। स्पीड शायद उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। एक दूसरा स्लाइस वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए हो सकता है, जिसमें हाई बैंडविड्थ मेन फोकस हो। एक तीसरा स्लाइस लाखों आईओटी सेंसर्स के लिए हो सकता है जो बहुत कम डेटा भेजते हैं, तो उसे लो पावर और मैसिव कनेक्शन डेंसिटी के लिए ऑप्टिमाइज किया जाए। या फिर क्रिटिकल हेल्थ केयर जैसे रिमोट सर्जरी, उसके लिए एक स्लाइस जिसमें हाई सिक्योरिटी और गारंटीड परफॉर्मेंस हो। इंटरेस्टिंग। मतलब एक ही फिजिकल हार्डवेयर पर अलग-अलग यूजर्स को बिल्कुल अलग कस्टमाइज नेटवर्क एक्सपीरियंस मिल सकता है। ये तो 4G में मुमकिन नहीं था। वहाँ तो सब वन साइज फिट्स ऑल जैसा था। के सेंट्रल डेटा सेंटर्स में भेजने की बजाय डेटा को लोकली प्रोसेस किया जाता है सेल टावर्स पर या रीजनल हब्स में लगे एज सर्वर्स पर। अच्छा, तो डेटा को पास में प्रोसेस करने से लेटेंसी यानी कि रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता होगा? हाँ, सिग्निफिकेंटली। 4G में राउंड ट्रिप लेटेंसी करीब 50 से 100 मिलीसेकंड्स होती थी। मिड बैंड 5G में ये 10 से 20 ms तक आ सकती है। और URLLC एप्लीकेशंस यानी अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशंस के लिए 1 से 5 ms तक भी। ये ऑटोनॉमस व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रियल टाइम AR/VR जैसी चीज़ों के लिए सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये उन्हें पॉसिबल बनाने वाला फैक्टर है, एक एनेबलर है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी समझ आ रही है, स्पेक्ट्रम, एंटेना, स्लाइसिंग, एज कंप्यूटिंग, पर रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस कैसा है? थियोरेटिकल स्पीड्स तो बहुत हाई सुनते हैं हम। हाँ, देखिए थियोरेटिकल पीक स्पीड्स 10 Gbps या 20 Gbps तक जा सकती हैं, पर असलियत में एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता है। ये मेनली इस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्पेक्ट्रम बैंड से कनेक्टेड हैं। जैसे लो बैंड 5G पर आपको 50 से 250 Mbps मिल सकता है, जो कि एक अच्छे 4G कनेक्शन से थोड़ा ही बेहतर है। मिड बैंड 5G पर 300 Mbps से लेके 1000 Mbps मतलब 1 Gbps। ये 4G से काफ़ी बड़ा जंप है और यही रियल 5G एक्सपीरियंस देता है ज़्यादातर लोगों को। और वेव 5G पर अगर कंडीशंस बिल्कुल सही हैं, मतलब आप टावर के पास हैं, कोई रुकावट नहीं है, तो 1 Gbps से 4 Gbps तक स्पीड मिल सकती है। बहुत तेज, लेकिन कवरेज बहुत लिमिटेड है। तो जो शुरू में थोड़ी निराशा हुई थी लोगों को, वो शायद इसलिए थी कि लो बैंड को ही 5G बोलकर मार्केट किया जा रहा था। बिल्कुल। अब जैसे जैसे मिड बैंड, खासकर सी बैंड का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन स्पीड के अलावा लेटेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसे इनविजिबल रेवोल्यूशन कहा था। हाँ, लेटेंसी मतलब रिक्वेस्ट भेजने और रिस्पॉन्स मिलने के बीच का डिले कई एप्लीकेशंस के लिए रॉ स्पीड से भी ज्यादा क्रिटिकल है। 4G की 50 ms लेटेंसी हमें आम इस्तेमाल में महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा खुद का रिएक्शन टाइम 200 ms से ज्यादा है। लेकिन जब मशीनों को रियल टाइम में इंटरैक्ट करना हो, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फैक्ट्री रोबोट्स, तब हर मिलीसेकंड मायने रखता है। वो कार वाला उदाहरण याद है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलती कार 50 ms में करीब 1.4 मीटर आगे बढ़ जाती है, रिस्पॉन्स आने से पहले। 5G की 1 to 5 ms लेटेंसी इसे प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस बना सकती है। और कैपेसिटी, क्या 5G बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ हैंडल कर सकता है? जैसे स्मार्ट सिटीज, फैक्ट्रीज में तो हजारों डिवाइसेस होंगे। हाँ, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। 5G प्रति स्क्वायर किलोमीटर करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन डिवाइसेस तक सपोर्ट कर सकता है, जबकि 4G सिर्फ 1 लाख के आसपास ही कर पाता था। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के लिए बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिटीज में लगे सेंसर्स, कनेक्टेड व्हीकल्स, फैक्ट्रीज में हजारों मॉनिटर्स, घरों में स्मार्ट अप्लायंसेस, इन सबको स्मूथली चलाने के लिए
5G की कैपेसिटी और नेटवर्क स्लाइसिंग बहुत जरूरी है। यहाँ से बात वाकई इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो कैपेबिलिटीज हैं, हाई स्पीड, लो लेटेंसी, मैसिव कैपेसिटी, ये असल में क्या इनेबल करती हैं? कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं इनकी वजह से? कई सारे। एक बहुत बड़ा उदाहरण है ऑटोनमस व्हीकल्स। इन्हें लगातार कम्युनिकेट करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर से V2I, दूसरी गाड़ियों से V2V, पैदल चलने वालों से V2P, नेटवर्क से V2N। इसे कलेक्टिवली V2X कहते हैं। 5G रियल टाइम डेटा शेयरिंग, HD मैप अपडेट्स, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ तक कि रिमोट ऑपरेशन को भी मुमकिन बनाता है। इसके लिए लो लेटेंसी और हाई रिलेबिलिटी बिल्कुल जरूरी है। हेल्थ केयर में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं? टेलीमेडिसिन तो अभी भी होती है। 5G रिमोट सर्जरी को हकीकत बना सकता है, जहां एक सर्जन हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल कर सके, वो भी रियल टाइम हैप्टिक फीडबैक यानी टच सेंसेशन के साथ। 5G की अल्ट्रा लो लेटेंसी इसके लिए क्रिटिकल है। इसके अलावा कंटिन्यूअस पेशेंट मॉनिटरिंग वियरेबल्स के जरिए जो रियल टाइम वाइटल डेटा भेजते हैं और AR असिस्टेड प्रोसीजर्स, जहां सर्जन के व्यू पर रियल टाइम में 3D इमेजेस या डेटा ओवरले हो, ये सब 5G से पॉसिबल होगा। और इंडस्ट्री 4.0 फैक्ट्रीज कैसे बदलेंगी 5G से? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में 5G एक गेम चेंजर हो सकता है। फैक्ट्रीज में वायरलेस कम्युनिकेशन अक्सर मुश्किल होता है इंटरफेरेंस की वजह से। 5G की रिलायबिलिटी और लो लेटेंसी वायरलेस फैक्ट्री ऑटोमेशन को इनेबल करती है। इससे महंगी वायरिंग की ज़रूरत कम होती है और प्रोडक्शन लाइंस को फ्लेक्सिबली रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हज़ारों सेंसर से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मुमकिन है, मतलब मशीन फेल होने से पहले ही पता चल जाए। कोलैबोरेटिव रोबोट्स इंसानों के साथ ज़्यादा सेफ तरीके से काम कर सकते हैं। और ये AR, VR, मेटावर्स वगैरह की जो बातें होती हैं। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज AR, VR, XR के लिए 5G बहुत ज़रूरी है। अभी हाई क्वालिटी VR के लिए या तो वायर्ड कनेक्शन चाहिए या फिर काफ़ी भारी हेडसेट्स। 5G स्प्लिट रेंडरिंग अलाउ करता है, मतलब हैवी प्रोसेसिंग एज सर्वर पर हो और लाइटवेट हेडसेट पर हाई फिडेलिटी वीडियो स्ट्रीम हो। AR ग्लासेस पर रियल टाइम में कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन ओवरले करने के लिए भी हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी चाहिए, जो 5G प्रोवाइड करता है। स्मार्ट सिटीज का जो विजन है वो भी काफी हद तक 5G पर निर्भर करता है। बिल्कुल। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो रियल टाइम डेटा के बेसिस पर ट्रैफिक सिग्नल्स एडजस्ट करें, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सेंसर्स, AI पावर्ड पब्लिक सेफ्टी कैमरास, स्मार्ट ग्रिड्स, यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये सभी एप्लीकेशंस मैसिव कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग और लो लेटेंसी पर निर्भर हैं, जो 5G ला सकता है। सुनने में तो ये सब बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट लगता है, लेकिन इस सब को हकीकत बनाने में चुनौतियां भी तो होंगी, काफी बड़ी होंगी शायद। हाँ, चुनौतियां काफी बड़ी हैं। सबसे पहली तो वही कवरेज परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ है। MM वेव की शॉर्ट रेंज का मतलब है कि शहरों में हर ब्लॉक पर या हर 200-500 फीट पर स्मॉल सेल्स लगाने पड़ सकते हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और डिप्लॉयमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। फिर परमिशन लेना, लोगों का एक्सेप्टेंस, ये सब प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। तो क्या MM वेव सिर्फ बड़े शहरों के कुछ हिस्सों तक ही रहेगा? ये देखना होगा। और इतने सारे नए इक्विपमेंट लगेंगे तो बिजली की खपत, एनर्जी यूज का क्या, ये तो एक चिंता का विषय लगता है। हाँ, ये एक वैलिड कंसर्न है। 5G बेस स्टेशंस, खासकर मैसिव माइमो वाले, 4D के मुकाबले पर साइट ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, शायद 2-3 गुना तक भी। जैसे जैसे नेटवर्क डेंस होगा, ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन बढ़ सकता है। इंडस्ट्री एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज और स्लीप मोड्स वगैरह पर काम कर रही है, पर इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। एक और चैलेंज है स्पेक्ट्रम स्कार्सिटी। खासकर मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज काफी वैल्यूएबल और लिमिटेड हैं। सरकारों ने ऑक्शन से अरबों कमाए हैं, पर कमर्शियल यूज, पब्लिक सेफ्टी, मिलिट्री और साइंटिफिक रिसर्च के बीच इस लिमिटेड रिसोर्स को बैलेंस करना हमेशा मुश्किल रहता है। अमेरिका में सी बैंड और एयरक्राफ्ट अल्टीमीटर्स के इंटरफेरेंस का जो इशू हुआ था, वो इसका एक उदाहरण है। और हमारे फोन्स, हम डिवाइस इकोसिस्टम कैसा है? मुझे याद है शुरू के 5G फोन्स की बैटरी लाइफ तो बहुत खराब थी। हाँ, वो शुरुआती दिक्कतें थी। मॉडेम्स लगातार 5G सिग्नल ढूंढते रहते थे। फिर सभी बैंड्स लो, मिड, हाई को सपोर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स एंटेनाज और रेडियो कंपोनेंट्स चाहिए, जो फोन को महंगा बनाते हैं। बजट 5G फोन्स में अक्सर MM वेव सपोर्ट नहीं होता। धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं, मॉडेम्स ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं, पर इकोसिस्टम को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ने से सिक्योरिटी का सवाल तो उठता ही है। क्या 5G ज्यादा सिक्योर है या ज्यादा वल्नरेबल? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। 5G में 4G से बेहतर इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जैसे बेहतर इंक्रिप्शन वगैरह। लेकिन
नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि 5G नेटवर्क ज़्यादा सॉफ्टवेयर डिफाइंड है, वर्चुअलाइज्ड है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, स्मॉल सेल्स, तो इससे पोटेंशियल अटैक सरफेस भी बढ़ जाते हैं। हर स्मॉल सेल एक पोटेंशियल फिजिकल एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो ज़्यादा फीचर्स मतलब ज़्यादा रिस्क, कुछ हद तक हाँ। और ये जो हवावे जैसी चीनी कंपनियों को लेकर इतना विवाद था, वो सिक्योरिटी से ही जुड़ा था। हाँ, वो सप्लाई चेन सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का मुद्दा है। चिंताएं ये हैं कि क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे इक्विपमेंट में वल्नरेबिलिटीज या बैकडोर्स हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल जासूसी या डिसरप्शन के लिए किया जा सकता है। इसी वजह से कई वेस्टर्न कंट्रीज ने चीनी वेंडर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ये फैसले जियोपॉलिटिकल भी हैं और लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई चेन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। प्राइवेसी पर क्या असर पड़ेगा? इतना सारा डेटा जनरेट होगा तो प्राइवेसी मेंटेन करना कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है। 5G प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग मतलब मीटर्स तक की एक्यूरेसी से ट्रैकिंग एनेबल करता है, जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है। डेटा एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्ट होता है, पर मेटा डेटा मतलब कौन कब कहाँ कम्युनिकेट कर रहा है, ये भी बहुत कुछ बता सकता है। और IoT डिवाइसेस से हमारी डेली लाइफ, हमारी आदतों का इतना ज़्यादा डेटा जनरेट होगा कि उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी सुनिश्चित करना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा तो बहुत लगेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इसका? और क्या इतना पैसा लगने से हमारे मोबाइल बिल्स बढ़ जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मैसिव है, बिल्कुल। ग्लोबली सैकड़ों अरब डॉलर लग रहे हैं। अकेले यूएस के ऑपरेटर्स ने $200 बिलियन से ज़्यादा कमिट किया है। इतना खर्चा सिर्फ कंज्यूमर मोबाइल डेटा से रिकवर करना मुश्किल है। तो बिल्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, पर हाँ, ऑपरेटर्स डेफिनेटली नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स ढूंढ रहे हैं। जैसे कि पैसा कहाँ से आएगा फिर? फोकस अब एंटरप्राइज एप्लीकेशंस पर शिफ्ट हो रहा है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस देना, प्राइवेट 5G नेटवर्क्स जो फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, हॉस्पिटल्स अपने कैंपस में लगाते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए शहरों के साथ पार्टनरशिप करना, बिजनेस को उनकी जरूरत के हिसाब से नेटवर्क स्लाइसिंग के जरिए टेलर्ड सॉल्यूशंस देना। प्राइवेट नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब कंपनी अपना खुद का एक 5G बबल बना लेती है। क्या इससे उन्हें ऑपरेटर से ज्यादा कंट्रोल मिलता है? हाँ बिल्कुल, उन्हें गारंटीड परफॉर्मेंस मिलती है। पब्लिक नेटवर्क के कंजेशन से कोई मतलब नहीं रहता। सिक्योरिटी पे उनका पूरा कंट्रोल होता है। वो नेटवर्क को अपनी स्पेसिफिक ज़रूरतों के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ एरिया है 5G के लिए। और ओवरऑल देखें तो 5G एक इनोवेशन एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ मौजूदा चीज़ों को तेज़ नहीं करता, ये पूरी तरह से नई इंडस्ट्रीज और बिजनेस मॉडल्स को जन्म देता है। ऑटोनॉमस सर्विसेज, रिमोट एक्सपर्टीज, ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स वगैरह। अनुमान है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगले दशक में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा। ग्लोबली 5G डिप्लॉयमेंट कहाँ तक पहुंचा है? क्या सब जगह बराबर तेजी से हो रहा है? नहीं, इसमें काफ़ी रीजनल वेरिएशंस हैं। साउथ कोरिया और चीन लीडिंग मार्केट्स हैं। साउथ कोरिया में अडॉप्शन रेट बहुत हाई है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क डिप्लॉय किया है। उनका फोकस कवरेज और इंडस्ट्रियल यूज पर ज़्यादा है। यूएस में डिप्लॉयमेंट मिक्स्ड है। अलग अलग ऑपरेटर्स अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। कोई मिड बैंड पर फोकस कर रहा है, कोई MM वेव पर। यूरोप में रोल आउट एशिया और यूएस के मुकाबले थोड़ा स्लो रहा है। और इंडिया या दूसरे डेवलपिंग देशों में क्या सिचुएशन है? वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन और उसकी कॉस्ट एक बड़ा इशू है। फिर ऐसे यूज केसेस ढूंढना जो 4G से आगे जाते हों और इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करें, ये भी ज़रूरी है। डिवाइसेस अभी भी रिलेटिवली महंगे हैं, इसलिए कई डेवलपिंग देश शायद अभी 4G को ही अपग्रेड करने पर फोकस करें। और 5G का वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट तभी हो जब टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस और सस्ते हो जाएं। डिजिटल डिवाइड बढ़ने का भी रिस्क है इसमें। क्या 5G का डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है या ये टेक्नोलॉजी अब फाइनल हो गई है? नहीं, ये लगातार इवॉल्व हो रही है। जो स्टैंडर्ड्स बॉडी है 3GPP, वो अब 5G एडवांस्ड रिलीज 18 ऑनवर्ड्स पर काम कर रही है। इसमें AML का इंटीग्रेशन है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए, XR यानी AR/VR के लिए बेहतर सपोर्ट, रेडकैप यानी रिड्यूस्ड कैपेबिलिटी डिवाइसेस लो कॉस्ट IoT के लिए, और नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स मतलब सैटेलाइट्स को इंटीग्रेट करना, ऐसी इंप्रूवमेंट्स शामिल हैं। ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के जरिए आएंगी। और 6G, उसकी भी खबरें आने लगी हैं, वो कब तक आएगा? हाँ, 6G पर रिसर्च शुरू हो चुकी है, पर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट 2030 या उसके बाद ही एक्सपेक्ट करना चाहिए।
अभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं। टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज और भी ज़्यादा स्पीड के लिए एआई को नेटवर्क के कोर में बनाना, नेटवर्क की सेंसिंग कैपेबिलिटी मतलब नेटवर्क का रेडार की तरह काम करना, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन। पर ये सब अभी रिसर्च फेज में है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि 5G सिर्फ फास्टर फोन से कहीं ज्यादा है। ये अगली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेव का फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी जो यूनिक कॉम्बिनेशन है स्पीड, लो लेटेंसी, मैसिव कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की, स्लाइसिंग और एज के जरिए वो उन एप्लीकेशंस को मुमकिन बनाती हैं जो पहले नेटवर्क लिमिटेशंस के वजह से सिर्फ साइंस फिक्शन लगती थी। और ये समझना कि ये कैसे काम करता है, स्पेक्ट्रम का रोल, एंटीना टेक, स्लाइसिंग, एज कंप्यूटिंग, ये क्लियर करता है कि ये सिर्फ मार्केटिंग हाइप से आगे क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये 4G से सिर्फ एक स्टेप अप नहीं, ये एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल शिफ्ट है। बिल्कुल। हाँ, चुनौतियां हैं, कॉस्ट है, एनर्जी है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिजिटल डिवाइड, ये सब रियल इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करना होगा। लेकिन इसका जो पोटेंशियल है, ऑटोनोमस सिस्टम्स, रिमोट हेल्थ केयर, स्मार्ट फैक्ट्रीज, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस और न जाने क्या क्या नए एप्लीकेशंस फ्यूचर में आएंगे, वो इसे वाकई ट्रांसफॉर्मेटिव बनाता है। इसका पूरा असर शायद अगले 5-10 सालों में धीरे धीरे सामने आएगा। तो 5G कैसे काम करता है और क्यों मायने रखता है, इस पर हमने काफी गहराई से बात की। अब एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, ये देखते हुए कि 5G इंडस्ट्रीज और रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने की इतनी क्षमता रखता है, आज की हमारी कौन सी एक ऐसी सामाजिक आदत या रूटीन है जिसे हम बिल्कुल सामान्य मानते हैं, जो पूरी तरह से 5G एनेबल दुनिया में मान लीजिए 10-15 साल बाद शायद पूरी तरह से गायब हो सकती है या पहचानी ही नहीं जा सकेगी। इस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। सामान्य अध्ययन विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।